रामपुर के एक बड़े जमींदार परिवार में बरखा नई नई बहू बनकर आई थी। वह देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही तेज उसकी जुबान और दिमाग था। उसे लगा कि बड़ी बहू माया बहुत भोली है, इसलिए वह आसानी से घर की तिजोरी पर कब्जा कर सकती है। एक दिन बरखा ने देखा कि कमला देवी के पास खानदानी सोने के कंगन हैं। उसने माया को फंसाने की बरखा ने चुपके से वे कंगन कमला देवी के कमरे से निकाले और उन्हें माया के अलमारी के पीछे छिपा दिया। शाम को जब सास ने कंगन गायब पाए तो घर में कोहराम मच गया। बरखा ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, माँ जी, मुझे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज दोपहर मैंने दीदी माया को आपके कमरे से निकलते देखा था। शायद उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होगी। कमला देवी अपनी बड़ी बहू की ईमानदारी पर भरोसा करती थी, लेकिन सबूत माया के कमरे से मिले। माया रोने लगी, पर उसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था। तभी कमला देवी ने एक दिमागी खेल खेला। उन्होंने जोर से कहा, अरे ये कंगन तो नकली थे, असली कंगन तो मैंने बैंक के लॉकर में रखे हैं। शुक्र है कि चोर ने सिर्फ पीतल के कंगन चुराए, वरना मेरा तो लाखों का नुकसान हो जाता। यह सुनते ही बरखा के चेहरे का रंग उड़ गया। उनसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई और उसने गलती से नकली सामान चुरा लिया। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहाँ छिपाए हुए असली कंगन, जिन्हें वह बाद में बेचने वाली थी, निकालकर कूड़ेदान में फेंकने लगी ताकि पकड़ी न जाए। तभी पीछे से कमला देवी और माया वहाँ पहुँच गए। कमला देवी मुस्कुराई और बोली, बरखा, कंगन असली ही थे, मैंने तो बस तुम्हारी नीयत परखने के लिए झूठ बोला था। जो अपनी ही जेठानी को चोर साबित करने के लिए इतना गिर सकती है, वह इस घर की चाबियों के लायक कभी नहीं हो सकती। कमला देवी की डांट सुनकर बरखा के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन बरखा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी हार को एक नई चाल में बदलने का फैसला किया। बरखा तुरंत कमला देवी के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी आवाज़ में इतना दर्द भरा कि पत्थर भी पिघल जाए। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दरअसल मेरे मायके में भाई की तबीयत बहुत ख़राब है और उन पर बहुत कर्ज है। मैं आपसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाई, इसलिए यह गलत रास्ता चुना। माया का कोमल दिल पिघल गया। उसने कमला देवी से कहा, माँ जी, गलती इंसान से ही होती है, इसे एक मौका और देकर देखते हैं। कमला देवी ने सख्त चेतावनी देकर बरखा को माफ़ तो कर दिया, लेकिन अपनी नज़रें उस पर गड़ाए रखी। कुछ दिन बाद कमला देवी ने घोषणा की कि वे तीर्थ यात्रा पर जा रही हैं और घर की जिम्मेदारी को सौंपेंगी। उन्होंने बरखा को तिजोरी की चाबी देते हुए कहा, बहू, अब तुम पर भरोसा कर रही हूँ, इसे तोड़ना मत। बरखा मन ही मन खुश थी। उसे लगा कि उसकी माफ़ी वाली चाल काम कर गई। जैसे ही सास घर से निकली, बरखा ने तिजोरी खोली। तिजोरी नोटों की गड्डियों और गहनों से भरी थी।
उसने रात के अंधेरे में सारा कीमती सामान एक थैले में भरा और अपने प्रेमी के साथ भागने की योजना बनाई। जैसे ही बरखा घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकली, अचानक चारों तरफ की लाइटें जल उठीं। सामने कमला देवी, माया और पुलिस खड़ी थी। असल में कमला देवी कहीं गई ही नहीं थी। उन्होंने सीसीटीवी कैमरे और नकली नोटों का जाल बिछाया था। जो नोट बरखा ने चुराए थे उन पर गुलाबी रंग लगा था, जो केवल अंधेरे में दिखता था। बरखा के हाथ पूरी तरह गुलाबी हो चुके थे। बरखा, जो सांप पालना जानते हैं, उन्हें जहर उतारना भी आता है। तुम्हारी माफ़ी भी एक नाटक थी, यह मैं पहले दिन से जानती थी। बरखा ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन इस बार माया ने भी उसका साथ नहीं दिया। पुलिस बरखा को अपने साथ ले गई। कमला देवी ने माया के सिर पर हाथ रखा और कहा, घर चालाकी से नहीं, भरोसे से चलता है। बरखा की चालबाजी ने उसे घर से निकाल दिया, जहां वह रानी बनकर रह सकती थी, और अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। बरखा के जेल जाने के बाद घर में शांति तो हो गई थी, लेकिन बरखा के मन में प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। उसे अपनी गलती का पछतावा नहीं था, बल्कि उसे इस बात का गुस्सा था कि वह पकड़ी कैसे गई। जेल में रहते हुए उसने अपनी सज़ा कम करवाई और अच्छे व्यवहार का नाटक करके साल भर के अंदर ही बाहर आ गई। अब उसकी अगली चाल और भी खतरनाक थी। बरखा सीधे घर नहीं गई। उसने अपना हुलिया बदला, नाम बदलकर सुमन रखा और एक पास के शहर में रहने लगी। उसने जानबूझकर एक ऐसी संस्था ज्वाइन की जो बुजुर्गों की सेवा करती थी। उसे पता था कि कमला देवी अक्सर वहाँ दान पुण्य करने आती हैं। एक दिन जब कमला देवी उस संस्था में पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लड़की बहुत लगन से बीमारों की सेवा कर रही है। बरखा ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। उसने कमला देवी की ऐसी सेवा की कि सास का दिल एक बार फिर पिघल गया। कमला देवी को लगा कि यह लड़की उनके घर के लिए बहुत अच्छी मददगार साबित होगी। वे उसे अपने घर ले आई, यह सोचकर कि वह माया का हाथ बटाएंगी। माया को भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि बरखा ने अपनी आवाज़ और चलने का ढंग पूरी तरह बदल लिया था। बरखा अब घर के अंदर थी। उसने चोरी नहीं की, बल्कि उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। वह माया की बनाई चाय में ज़्यादा नमक डाल देती और सास को पिलाती। वह सास की दवाइयाँ गायब कर देती और इल्ज़ाम माया पर लगा देती कि वह भूलने लगी है। धीरे धीरे कमला देवी और माया के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक रात बरखा ने कमला देवी के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और घर के वसीयत के कागजात पर उनके अंगूठे लगवाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही वह अंगूठा लगवाने वाली थी, माया कमरे में दाखिल हुई। बरखा ने आव देखा न ताव, पास पड़ा फूलदान उठाकर माया पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कमला देवी बेहोश नहीं थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
तुझे क्या लगा बरखा, जो औरत तुझे एक बार जेल भेज सकती है, क्या वह तुझे पहचान नहीं पाएगी? तू जिस दिन संस्था में मिली थी, तेरी चाल और तेरी आँखों की जलन ने बता दिया था कि तू कौन है। मैं तो बस ये देखना चाहती थी कि तू सुधरी है या नहीं। इस बार पुलिस नहीं आई। कमला देवी ने बरखा को एक आईना दिखाया और कहा, तेरी असली सज़ा जेल नहीं, तेरा ये चेहरा और तेरी फितरत है। तो कभी किसी की नहीं हो सकती। अब इस घर से नहीं, इस शहर से निकल जा, वरना मेरे पास तेरे उन पुराने साथियों के सबूत भी हैं जिन्होंने तेरे साथ मिलकर चोरी की थी। बरखा को समझ आ गया कि चालबाजी की उम्र छोटी होती है और तजुर्बे की नज़र बहुत तेज। वह अपमानित होकर हमेशा के लिए वहाँ से चली गई। माया और कमला देवी का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।